अक्सर गानों के साथ साथ आप तानों की तरफ भी मुड़ जाते हैं। कभी आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि कोई भी कहीं भी केजरीवाल की आंख फोड़ और पैर तोड़ सकता है। कभी आप मिठास में कह देते हैं राहुल गांधी तो सद्दाम हुसैन जैसा दिखते हैं। मृदुल मनोज जी हेडलाइन में रहने के लिए हार्ड लाइंस भी भूल जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आए तो आप उनके सारथी भी बने और उनके स्वागत में भी आपने गाना गाया। तो बाबा के दरबार में भी आपने पर्चा निकलवाया क्या? सीरुद्दीन शाह ने जब कहा कि केरला स्टोरी एक डेंजरस फिल्म है तो आपने उनको भी नसीहत दे दी कि दम है तो कोर्ट चले जाइए। वहीं आपने पठान के गाने पे आपने सवाल उठा दिया। तो फिल्मों की राय आपको नेता और अभिनेता के हिसाब से करते हैं या उसमें राजनीति रखना पसंद करते हैं? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। द बड़ा भारत शो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये ट्रिब्यूट है इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उनकी प्यारी प्यारी कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। कौन है आज? सिंगर है, नेता है, अभिनेता है, इनके टैलेंट का बोलबाला है। फैंस इन्हें कहते हैं जिया हो बिहार के लाला हैं। कंट्रोवर्सीज के बिग बॉस हैं। ही भले ही हंस दें, मगर जब कोई करे बेमतलब का तमाशा तो चट से मार देते हैं खींच के तमाचा। फॉर्मर दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट, आज इस समय सांसद सिनेमा से शुरू होकर अब तक जिनकी चल रही है पॉलिटिक्स में पारी, प्लीज वेलकम श्री मनोज तिवारी। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा परिचय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। और आज हम विवेक बिंद्रा के कोर्ट में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके गाने भविष्यवाणी की तरह होते हैं, मैंने सुना। मैंने देखा गंगा मैया पे गाना गाया तो नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। लाल बत्ती पर गाना गाया आपने तो लाल बत्ती कल्चर पे लॉ आ गया। मनोज जी बेबी बियर पीकर गया, ऐसा बिहार में एक शराबबंदी हो गई आगे चल के। हम देख भ्रूण हत्या पे आपने 90s में गाना गाया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रूण हत्या पे भी कानून आ गया। तो आज के इंटरव्यू की शुरुआत भी किसी ऐसी भविष्यवाणी से हो जाए। एक गाना गाया था बहुत पहले कि बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, पीओके वाली अपन हिंदुस्तान चाहता, पीओके वाली अपन हिंदुस्तान चाहता, हमारे देश के हर बच्चा बूढ़ जवान चाहता। दिस इज़ माई न्यू सॉन्ग। अरे तो लग रहा है इस पे भी कुछ आएगा, रेवोल्यूशन क्रांति। हाँ नहीं, लाने वाले तो कोई और है, हम आवाज़ उठाते रहते हैं। मनोज जी हम आपकी तारीफ भी करेंगे आज और थोड़ा कटाक्ष भी करेंगे। जरूरी है, बिना कटाक्ष के किसी का सही परिचय मिल ही नहीं सकता। क्रिकेट टीम को आप बड़ा पसंद करते थे BHU में और आप कप्तान भी रहे वहाँ पे जी। तो आज थोड़ी बाउंसर्स के लिए तैयारी कर लीजिए। रेडी है। हाँ वैसे तो देखिए आपकी आवाज़ बहुत मधुर है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी है। हाँ उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। नाम भी आप लिखते हैं मनोज तिवारी मृदुल, लेकिन अक्सर गानों के साथ साथ आप तानों की तरफ भी मुड़ जाते हैं। ताने कैसे? कभी आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि कोई भी कहीं भी केजरीवाल की आंख फोड़ और पैर तोड़ सकता है। कभी आप मिठास में कह देते हैं राहुल गांधी तो सद्दाम हुसैन जैसा दिखते हैं। कभी हंसते हंसते मृदुल मनोज जी हेडलाइन में रहने के लिए हार्ड लाइंस भी भूल जाते हैं। नहीं, ये सब जो बातें हमने बोली हैं ये हमने बहुत पॉजिटिवली बोली। मैंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये लाइन इसलिए बोली कि गलियों में लोग गुस्से में थे, गुस्से में हैं। आज जिसके आप कहेंगे मैं दिल्ली का बेटा हूँ और बुजुर्गों का पेंशन समाप्त कर दो तो लोग तो गुस्से में आएंगे। अगर आप बार बार कहेंगे हम जमुना जी में डुबकी लगवाएंगे और जमुना जी और गंदी होती जाए तो लोग गुस्से में आएंगे। तब मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा बच बचा के चलना, लोग बहुत गुस्से में हैं ऐसा, क्योंकि उनको थप्पड़ मार भी दिया था ना किसी ने। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ले राहुल गांधी कहाँ, सद्दाम हुसैन कहाँ? वो कोई ऐसा अंडरलाइन स्टेटमेंट नहीं था। हाँ कहीं ऐसा लुक, ही वॉज लुकिंग लाइक। फिर कटवा लिया उन्होंने, जैसे मैंने कहा कटवा लिया। अच्छा, लेकिन खबरों की माने तो कभी कभी आप सिर्फ आवाज़ नहीं उठाते। खबरों में ऐसा भी आया कि आपने एक बार हाथ भी उठा दिया और आपने तो देखो कानून के लंबे हाथों पर आपने हाथ नहीं उठाया कभी। वो खबर ये थी कि एक सिग्नेचर ब्रिज का इनॉग्रेशन था और वहाँ पे किसी पुलिस कॉप पे आपने हाथ उठाया। खबर थी, फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़। क्या हुआ क्या था उस दिन? वो मैंने एक सिग्नेचर ब्रिज बनवाया है हमारी लोकसभा में, तो वो सिग्नेचर ब्रिज जब बन के तैयार हुआ तो उस समय CM अरविंद केजरीवाल थे। तो ये पुल शुरू हुआ था 2000 से पहले 1997 में, जब उस
छोटी पुल से गिर के 29 बच्चे मर गए थे। तो साहेब सिंह वर्मा जी ने एक ब्रिज बनाने का प्लान किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और फिर मैं जब तक आया तब तक उसको 1100 करोड़ रुपया चला गया था, पुल कहीं था नहीं। तो मैंने उस समय कुछ पैसे, कुछ 33 करोड़ रुपए दे के उसको उस रुके काम को चलवाया, पुल बन गया। जब बना तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वो कहे कि केवल हम ही उद्घाटन करेंगे। हमने कहा तुम भैया आपने किया क्या है कि आप उद्घाटन करोगे? और ठीक है, फिर भी हमने उद्घाटन का विरोध नहीं किया। हमारा राइट कैसे ले सकते हैं कि सांसद जिसने बनवाया और वहाँ उपस्थित होने से भी उसको सीट देने से मना कर दिया। तो एक झगड़ा था, पब्लिक आ गई थी और पब्लिक से और उनके कुछ अधिकारियों से झड़प हुई थी। वो पुलिस से और मैंने ये सब एक फैब्रिकेटेड सीन था। वो अधिकारी जो है वो अभी भी सीबीआई ऑफिसर है, अतुल ठाकुर, तो आप उनसे कभी पूछिएगा। जरूर जरूर। इट वाज फैब्रिकेटेड, फेक न्यूज़। तो आपका जो चेहरा, आपका जो बातचीत का ढंग है वो मधुर है और आप प्यार से कटाक्ष करते हैं। भाई एक बार वो मेरे मन में बात रह गई तो सोचा आज पूछ लूँ। आज आप आ गए हैं द बड़ा भारत शो में कि जिस भी मंच पर जाते हो आप मधुर आवाज़ से 4 चांद लगा देते हो, ये सब मानते हैं। और तनी नाची के जब आप गाते हैं ना तो हृदय में ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हृदय प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक महिला टीचर ने आपको गाने की रिक्वेस्ट की थी और तब आपने उन्हें डांट लगा दी और आपकी पहली पहचान सिंगर की है। और कोई नेता गाना गाए कोई नई बात नहीं है। बाबू सुप्रियो जी गा लेते हैं, हमारे आज के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी गा लेते हैं और सभी ने इवेंट्स में गाने गाए हैं। तो इतना मीठा बोलने वाले मनोज तिवारी जी का उस दिन क्या मूड खराब था, क्या हुआ? वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का छोटा सा इशू था कि मैं एक सीसीटीवी का उद्घाटन करने गया था, तो मुझे बुलाते समय ही उन्होंने कहा जरा एक गाना गा दीजिए। तो मेरा सिर्फ कंसर्न था कि ये सब लास्ट में बातें करनी चाहिए। तो वो एक उद्घाटन समारोह था, तो थोड़ी सी वो बात ऐसी नहीं थी जैसे उसको हमारे मित्रों ने दिखाया जी। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आए तो आप उनके सारथी भी बने और उनके स्वागत में भी आपने गाना गाया। तो बाबा के दरबार में भी आपने पर्चा निकलवाया क्या? नहीं, मैंने भी कभी कुछ प्रश्न किया था और मेरा भी प्रश्न का जवाब आश्चर्यजनक सही निकला। तो बाकी देखिए, मेरा ये कंसर्न है कि कोई भी इस देश में अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और बिहार में जिस तरह से लालू जी के बेटे ने उनका विरोध किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं खुद गाड़ी चला के गया। क्या अगर किसी का कोई अटैक है तो सबसे पहले मनोज तिवारी लेगा। ये बात है कि अटैक तो छोड़िए, फूलों की बरसात हो रही थी। तो हम लोग एक बिहारी होने के नाते भी बिहार के कल्चर को कोई ठेस न पहुँचे। फेक न्यूज़ तो अलग है, फेक न्यूज़ तो फैलाया जा सकता है। मैं बहुत मधुर हूँ और मधुर ही रहूँगा। आप इतने मधुर हैं, आपका गाना जो हमको इतना पसंद है, जिया हो बिहार के लाला, आज आप आए हैं, आपकी मधुर आवाज़ अगर आज हमारी जनता दर्शक नहीं सुनेंगे तो अन्याय हो जाएगा। तो एक बार हो जाए, अगर आप 1-2 लाइन गाना चाहें सबके लिए। तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे हैं गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आसमां में रोज पहुँचता, हरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से कनी झूम झाम के, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, फेक न्यूज पे मत विश्वास कर तू आवा ये भैया। लवली गाइस, कम ऑन, लेट्स एक्नॉलेज। इतनी मधुर आवाज़ है, इतनी मधुर आवाज़, इतना अच्छा। पता नहीं कैसे आपको समय लगता है जनता के बीच में रहते हुए रियाज करने का। पर आप एक लेजिस्लेचर हैं, आप लॉ भी बनाते हैं, आप भी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं, उसके लिए आपको बधाई। आपकी सरकार ने ऐतिहासिक कई कानून बनाए, उसके लिए भी आपको बधाई। पर कई कभार आप कानून तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। हम देखते हैं कि कार से गए तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, चालान कट गया। बाइक रैली में आप गए तो हेलमेट नहीं पहने, वहाँ भी आपका चालान कट गया। तो जब जनता की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मनोज जी निभा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इन घटनाओं से कई बार गलत संदेश चला जाता है? बिल्कुल जाता है, और मैं अगर ऐसी कहीं गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन
एक दो बार तो गलती हुई है, एक दो बार तो गलत दिखा दिया गया। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी में बैठे और जैसे ही बैठे और किसी ने खींच लिया, अभी तो गाड़ियाँ चलेगी तब न लगाएंगे, तो पहले ही खींच के और दे दिया कि देखो बेल्ट नहीं लगाए हैं। तो अभी बाबा बागेश्वर सरकार के साथ जब मैं बिहार में था तो हम भी बेल्ट लगाए थे और बाबा भी बेल्ट लगाए थे, दोनों ने बेल्ट लगाया था। लेकिन जब भी बैठे तभी कोई खींच के, तो वो उसको भी मैं एक फेक न्यूज़ मानता हूँ। फिर भी हमने भर दिया 800 रुपया। बिहार की हम बात करते हैं, बिहार आप गए अभी, आपके साथ में एक और बड़े अच्छे को एक्टर हैं रवि किशन जी। आप दोनों एक ही राज्य से आते हैं, एक ही पार्टी से भी हैं आप, दोनों एक इंडस्ट्री में काम भी कर चुके हैं। ये आप दोनों की जो है मधुर लड़ाइयाँ, उनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित रही। रवि भैया से आपका लव हेट रिलेशनशिप, हाँ, पिछले 20 सालों से चर्चा में रहा, कभी प्यार कभी तकरार, वो कहानी है क्या और अब कहाँ पहुंची है कहानी? देखो क्या है ना, हम लोग दोनों विवेक भाई एक ही इंडस्ट्री में थे और सबका अपना अपना दौर होता है। आज सब कोई विवेक बिंद्रा तो नहीं हो सकता, तो ऐसे होता है। आज की डेट में तो अब मैं तो फिल्म कर नहीं रहा हूँ, रवि करते रहते हैं, तो अब उनका जो भी स्टेटस होगा हाई है, अच्छा स्टेटस है। लेकिन जब हम लोग फिल्म करते थे तो हम लोग का स्टेटस बहुत अलग, मतलब बड़ा डिफरेंस था। लेकिन वो हमारे सीनियर थे तो हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो मतलब कभी कभी कोई बात हो जाती, मान लीजिए हम फिल्म के लिए 80 लाख रुपए ले रहे हैं और वो फिल्म के लिए 5 लाख ले रहे हैं, तो इसी को कोई लेके हम मजाक बना देता है, तो वो हम कभी उसको हवा नहीं देते। वो एक बार कभी किसी के शो में कुछ बोल दिया था, पर आपके हम ही उसको लेके आए भाजपा में। आज कहाँ पहुंची संबंधों की रेलगाड़ी? बहुत अच्छी है। अब तो हम उनको भी भाजपा में ले आए। 2014 में वो कांग्रेस से लड़े थे, मैं बीजेपी से लड़ा, मैं सांसद बन गया, उनकी जमानत जब्त हो गई। तभी मैंने उनको कहा कि देखो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार है, ये राहुल गांधी की हार है। आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत शान हो, और तुम आ जाओ बीजेपी में। तो बोला सच्चो हो? हमने कहा बिल्कुल आ जाओ। तो फिर मैं उनको ले आया, अमित शाह जी से मिलाया, फिर वो भी सांसद है। आई एम सो हैप्पी। नसीरुद्दीन शाह ने जब कहा कि केरला स्टोरी एक डेंजरस फिल्म है, तो आपने उनको भी नसीहत दे दी कि दम है तो कोर्ट चले जाइए। वहीं आपने पठान के गाने पे आपने सवाल उठा दिया। तो फिल्मों की राय आपको नेता और अभिनेता के हिसाब से करते हैं या उसमें राजनीति रखना पसंद करते हैं? ज़्यादातर जो भोजपुरी सॉन्ग फिल्म है उसको आप सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। लगावे तू लिपस्टिक या अजब देवरा की गजब हो जाई, ये जानना चाहता हूँ हिसाब की वजह क्या है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में सुधार क्यों नहीं आ रहा है और कैसे लाया जाएगा। डॉली बिंद्रा के साथ आपकी फाइट आज भी खूब वायरल है। आज आपका कद ऊंचा हो गया है, अगर मौका मिले डॉली बिंद्रा के साथ बिग बॉस दोबारा जाएंगे कि नहीं? आप बीजेपी में एक्टिवली काम करते हैं, मैंने सुना आपका वोट मांगने का तरीका थोड़ा अलग है, आपके कॉलेज डेज में चलते हैं। कहा करते थे आपके शुरू से स्टार हैं, आप बीएचयू में क्रिकेट टीम के कप्तान रहे और बीएचयू में स्टूडेंट इलेक्शन में जिस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर दें सारी लड़कियां पीछे पीछे वहीं वोट दे दें। तो ये वोट मांगने की टेक्निक ये वाली आज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं? आप साफ दिल से जब बात करते हैं ना, तो लड़कियां हों या लड़के हों वो सपोर्ट करते हैं आपको। तो उस समय भी जब मैं, हमारे एक कैप्टन को ही टिकट दे दिया गया था, तो ऐसा हुआ, हमने नमस्ते किया, हमने वोट मांगा, लड़कियों ने भी वोट दिया, वो अध्यक्ष भी बने, देवानंद सिंह, सच्चिदानंद त्रिपाठी। तो क्या है कि मांगने का एक तरीका तो होना ही चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मान लिया हमारे बारे में बहुत गलत बात कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप हमसे मिलोगे उसके बाद आप मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकते, ये मेरा दावा है। चलिए, हम ये मानते हैं कि आज बड़ा भारत शो में लोग जो सोचेंगे मनोज जी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका जो कलाकार है आपके अंदर, उसमें ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ी राजनीति भी मिली रहती है, और ऐसा है थोड़ी क्यों, तो पूरी मिली हुई है। अच्छा देखिए, कलाकारों के बारे में जब बात करना है, आप एक्टर सिंगर हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर रहे, आप टेलीविज़न प्रेजेंटर रहे, सिनेमा और आर्ट की बात हो, आप समर्थन में आगे आ जाते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं। यहाँ तक कि नसीरुद्दीन शाह ने जब कहा कि केरला स्टोरी एक डेंजरस फिल्म है,
तो आपने उनको भी नसीहत दे दी कि दम है तो कोर्ट चले जाइए। वहीं आपने पठान के गाने पे आपने सवाल उठा दिया। तो फिल्मों की राय आपको नेता और अभिनेता के हिसाब से करते हैं या उसमें राजनीति रखना पसंद करते हैं? नसीरुद्दीन शाह के द्वारा जो कमेंट किया गया वो सच में मुझे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। और तब मैंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह जी, आप एक अच्छे एक्टर तो हो सकते हैं, मगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है। इस देश में बहुत सारी ऐसी फिल्म बने हैं जहां किसी ने ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, किसी खास धर्म को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई। उन्होंने कास्ट वाइज बात कर ली। तो क्या उस समय नसीरुद्दीन शाह एक्टर नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे? क्या जब जम्मू कश्मीर से पलायन हो रहा था तब नसीरुद्दीन शाह नहीं थे? जब वो सच्चाई को ला रहे हैं तो अगर या तो आप सही हो तो कोर्ट चले जाइए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सारी फिल्में जो है वो FIR और डॉक्यूमेंट के आधार पे बनी हुई हैं और आपने अपनी मानसिकता दिखा दी। तो देखिए, आदमी कितना भी बड़ा हो, हमको नसीरुद्दीन शाह जी ही बोले उनको, और हमने कहा कि आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, आपकी नीयत अच्छी नहीं है। और मैं उस बयान पे खड़ा हूँ। नसीरुद्दीन शाह जी का जो चेहरा अभी दिखा है इस केरल फिल्म्स को, उसके दर्द को समझने की जगह उन्होंने जो बयान दिया वो दिखा देता है कि नसीरुद्दीन शाह जी की नीयत अच्छी नहीं है इस देश के कौमी एकता के प्रति। देखिए, फिल्मों में और फिल्म इंडस्ट्री में आपका राय रखना ज़रूरी भी है। तो आज आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं कुछ आपसे सुझाव चाहता हूँ। मैं करंटली जो देख रहा हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो पहचान, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा योगदान रहा है, ये तो सब मान सकते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि सब लोग इस बात को मानेंगे। आज ज़्यादातर जो भोजपुरी सॉन्ग फिल्म है उसको आप सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। लगावे तू लिपस्टिक या अजब देवरा की गजब हो जाई, या जहाँ बाकी रीजनल सिनेमा अपने कंटेंट की वजह से उनको रिकग्निशन मिल रही है, पर भोजपुरी सिनेमा आज भी पुराने ही फॉर्मूले पे चल रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जानना चाहता हूँ हिसाब की वजह क्या है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी बिहार के गवर्नर के साथ में मेरा कुछ चर्चा हुआ तो उस मुद्दे को मैंने उठाया था और उससे बात किया। मैं आपसे सुझाव चाहता हूं कि भोजपुरी सिनेमा में सुधार क्यों नहीं आ रहा है और कैसे लाया जाएगा? हमारी जो स्टेट है जहां भोजपुरी बोली जाती है वो यूपी और बिहार, उन दोनों राज्यों को इस संबंध में अपना सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए कि आप हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2 दिन में हो जाएगा। कुछ लोगों को जेल देने की आवश्यकता है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, लेकिन बात है कि जब तक सरकार नियम नहीं बनाएगी तब तक कैसे होगा? तो आप सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रख रहे हैं? रख रहे हैं, कई बार रख चुके हैं। 2016 में आप हमारे एक इवेंट में आए थे। उस इवेंट में 2016-17 रहा हुआ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आपने आके जैसे ही माइक पकड़ के जिया हो बिहार के लाला, कोई 50 सेकंड आपने गुनगुनाया। हमने देखा स्टेडियम में उस समय ईस्टर्न पेरिफेरी के बहुत लोग थे, यूपी बिहार के, बहुत खुश हुए। आपने क्या किया है इतने समय में? कहते हैं कि अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, दुनिया को ये आपसे सीखना चाहिए कि आपने उस भाषा को आगे रखा भी है। आपने अपनी भाषा को मान सम्मान भी दिलाया मनोज जी। लेकिन जब मालिनी अवस्थी को भोजपुरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो आप नाराज़ हो गए। तब आपका कहना कि दूसरी भाषा के कलाकारों का ही चुन लिए भैया, वो तो गलत काम कर दिया। तो आप मालिनी अवस्था उनके खिलाफ खड़े हो गए। आपकी इस थ्योरी को अगर माना जाए कि भाई वो भोजपुरी नहीं है, उनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाना चाहिए, तो उस थ्योरी के हिसाब से मनोज जी अमिताभ बच्चन को भी गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाना चाहिए। वो कहाँ गुजराती हैं? तो इस विरोध के पीछे क्या कारण था? क्योंकि क्या है कि उसमें हमारा मालिनी अवस्थी जी से कोई मतलब नहीं था। हमारे यहाँ शारदा सिन्हा जी हैं, हमारे यहाँ भरत शर्मा व्यास जी हैं, इनको सम्मान दिया जाए, ये हमारा टॉपिक था। मालिनी अवस्थी जी से कोई विषय मेरा। बेहतर एक्टर कौन है, रवि किशन जी या मनोज तिवारी जी? एक्टर तो वही बढ़िया है। किस चीज़ में आप खुद को बेहतर मानते हैं, गायक, नेता या अभिनेता? बेहतर नहीं कहूँगा, बेहतरीन, इन तीनों में से किस में मानते हैं? नहीं, मैं एम गुड सिंगर फर्स्ट। अच्छा, राहुल गांधी या केजरीवाल, दोनों में ज़्यादा समझदार कौन है? ये दोनों समझदार की श्रेणी से बहुत दूर है। कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि आपको नहीं गाना चाहिए था? ऐसा कोई गाना नहीं है। जो भी गाया हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट सॉन्ग। कोई ऐसा गाना जो मनोज तिवारी जी आज भी
वही कई सालों के बाद पर्सनली गुनगुनाना पसंद करते हैं। बहुत सारा गाना, अब जिया हो बिहार के लाला मैं अक्सर गुनगुनाना पसंद करता हूँ। डॉली बिंद्रा के साथ आपकी फाइट आज भी खूब वायरल है। आज आपका कद ऊंचा हो गया है, अगर मौका मिले डॉली बिंद्रा के साथ बिग बॉस दोबारा जाएंगे कि नहीं? पूछ रहे हो, डरा रहे हो। चलिए उत्तर मिल गया। पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात क्या समझते हैं आप? पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती है, पॉलिटिशियंस गंदे हो सकते हैं। सब पॉलिटिशियंस में मनोज तिवारी जी के आज तक के फेवरेट प्रधानमंत्री कौन रहे? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी। अगर मौका मिले तो कहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे मनोज तिवारी जी? बिहार के, उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के? कहीं का बना दो, अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कई लोगों से मेरी ठीक ठाक बात होती है यार, ये बहुत फंसाने वाला सवाल है। छोड़ देते हैं। एक शब्द में मनोज तिवारी जी को अगर खुद के बारे में बताना चाहें तो मनोज तिवारी जी अपने लिए एक शब्द क्या कहेंगे? मैं बहुत धैर्य रखता हूँ। पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन आपको लगता है कि ये काम के व्यक्ति नहीं है? अरविंद केजरीवाल। मोदी जी में सबसे अच्छी बात मनोज तिवारी जी को क्या लगती है? वो हर हाल में सजेशंस को सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? प्रियंका जी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हैं राहुल जी से। 9 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। मनोज तिवारी जी अपने पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या मानते हैं? हमने अपनी लोकसभा का जो ट्रैफिक कंजेशन है वो समाप्त किया है। पिछले 9 साल में मनोज तिवारी जी को क्या लगता है बीजेपी की सरकार में कोई ऐसी चीज़ जो और बेहतर की जा सकती थी पर नहीं की गई, और अगर आपके पास वो बदलाव का मौका हो तो वो क्या होगा? धर्मांतरों से संबंधित कानून को मजबूत करना। पिछले 9 साल में मनोज तिवारी जी क्या महसूस करते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट एक रही तो वो क्या रही? 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाना। अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री फ्रीली ऑफर की जाए तो मनोज जी को क्या लगता है कि वो सबसे अच्छा कहाँ परफॉर्म करेंगे? हम लोगों को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी हम उसे निभा सकते हैं ठीक से। मनोज तिवारी जी का आगे अगले 5 साल में क्या लक्ष्य है? दिल्ली की यमुना जी को लबालब भर देना, स्वच्छ पानी भर देना, दिल्ली के नालों की अलग नहर बना देना और दुनिया टेम्स नदी जैसे शिप यमुना जी में चलाना। अगर इस बार दोबारा आपकी सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? बचे हुए बेघर को घर देना, बचे हुए जो शौचालयहीन घर है उनको शौचालय देना और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून लाना। मनोज जी, मुझे आपकी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी उत्तर देते वक्त। जो उत्तर आप नहीं देना चाहते थे आपने विनम्रता और ईमानदारी से मना किया, अन्यथा आपने सारे उत्तर बहुत सुंदर तरीके से दिए। पहले भोजपुरी इंडस्ट्री ने आपको पहचान दी, उसके बाद आप खुद भोजपुरी इंडस्ट्री के पहचान बन गए। आपने अपने पीछे बाकी सारे भोजपुरी एक्टर्स के लिए एक बहुत सुंदर रास्ता बनाया है जिसको यकीनन हम सब मानेंगे और वो काबिल तारीफ़ है। इस मंच पर आने के लिए, गरिमा बढ़ाने के लिए, लोगों के साथ अपने विचारों को पहुंचाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं कहूँगा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इनके अपने स्टाइल में उन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। मुझे मनोज जी की विनम्रता पसंद है और उन्होंने बताया कि जो मेरा सबसे बड़ा गुण है वो धैर्य है, तो उसको मैं भी अपने अंदर अपनाना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आ गया थोड़ा सा इंतज़ार, एक और बड़ा बुधवार। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू विवेक जी।